सौदा में आप सबका स्वागत है। एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ है। प्रकाश दीवान, संदीप वागले, राकेश बंसल और जेके जैन आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। इससे पहले कि हम प्री ओपनिंग सेशन की शुरुआत करें, फटाफट एक बार जैन साहब से पूछा जाए राय उनकी बैंक निफ्टी पर। बताइए जैन साहब, खरीदे या बेचें? अगेन शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव के लिए मैं खरीदारी करने चाहूंगा अगले 2 या 3 ट्रेडिंग सेशन के लिए। देखिए तो आई थिंक डिप पे खरीदिए 17,800 का स्टॉप लॉस लगा के ऊपर में 18,200 250 लेवल देखने को मिल सकता है आने वाले ट्रेडिंग सेशन में। रोल्स भी थोड़े हायर साइड में हुए हैं तो रियली बैंक निफ्टी में भी एक पुल बैक देखने को मिल सकता है। जो 18,200 18,250 लेवल क्रिटिकल होगा, अगर वो क्रॉस करता है तो वो मोमेंटम कैरी हो सकता है। बट फॉर शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव मैं बाय करने के लिए सलाह दूंगा 17,750 का स्टॉप लॉस। ओके, तो ये है बैंक निफ्टी के टारगेट्स, जिस पर नजर होनी चाहिए। लेकिन जैन साहब, आपके ट्रेडिंग पिक्स भी बताइए। मैं आईटी सेक्टर में एचसीएल टेक पिक करना चाहूंगा। एचसीएल टेक में रोल्स भी काफी स्ट्रांग हुए हैं ऑन द लॉन्ग साइड और स्टॉक देखिए टिपिकली 780 to 860 के रेंज में घूम रहा है और हमें लगता है कि यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। 805 का एक इमीडिएट स्टॉप लॉस लगा के ऊपर में 860 का इसका लक्ष्य देखने को मिल सकता है। और दूसरा स्टॉक है यूपीएल। ये स्टॉक भी टिपिकली 620 के आसपास सपोर्ट लेता है। वहाँ पे अच्छे खासे लॉन्ग पोजीशंस भी काफी बिल्डअप हुई है और पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में वॉल्यूम बेस्ड बाइंग भी देखने को मिली है स्टॉक में। तो 640 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो आई थिंक मोमेंटम कैरी ऑन हो सकता है अगले 2 या 3 ट्रेडिंग सेशन में। तो 625 का इसका स्टॉप लॉस लगा के मैं बाय करने के लिए सलाह दूंगा। 676 का इसका एक इमीडिएट लक्ष्य होगा। और तीसरा मेरा सेल स्टॉक है जो डीएलएफ है। इसमें देखिए काफी हद तक रोल ओवर भी सिग्निफिकेंटली हाई हुआ है। 3 महीने के एवरेज अगर देखोगे तो उससे सिग्निफिकेंट हाई रोल्स हुआ है और पर्टिकुलरली शॉर्ट साइड हुआ है। कल के ट्रेड में डिस्काउंट में जा चुका था स्टॉक, ये प्रीमियम से डिस्काउंट चले गया था स्टॉक में। रियली शॉर्ट्स काफी रोल हुए स्टॉक में और मोरलेस रियल एस्टेट पैक ओवरऑल पैक भी काफी नेगेटिव दिख रहा है। तो आई थिंक इस स्टॉक को सेल करने के लिए सलाह दूंगा। 112 के आसपास शॉर्ट कीजिए। 115 का इसका स्टॉप लॉस होगा। नीचे के स्तर पे 102 का इसका लक्ष्य रखा है। ओके, तो ये सब खरीदें, यूपीएल खरीदें, डीएलएफ खरीदें और क्या क्या खरीदें, किन लेवल्स पर खरीदें, इसका जवाब मिलने की तैयारी आपके सामने। प्री ओपनिंग सेशन की होती हुई शुरुआत, पहली टिक आपके सामने सेंसेक्स और निफ्टी पर आती हुई दिख रही है। सेंसेक्स में रेट्स आने अभी बाकी है। निफ्टी 17 अंक ऊपर आपको नजर आएगा। रुपए की शुरुआत पर भी रखेंगे नजर, क्योंकि कल हमने करेंसी मार्केट में थोड़ी मजबूती आती देखी। 14 पैसे मजबूत होकर करेंसी मार्केट में हमने क्लोजिंग देखी थी 68.10 पर। डॉलर इंडेक्स बाद में कमजोर हुआ। थोड़ा अंदाजा हम कल लगा चुके थे, लेकिन देखना होगा साल के आखिरी ट्रेडिंग सेशन में आज रुपए में और मजबूती बनती है, यानी ये एक बड़ा सवाल होगा जो इंटरेस्टिंग भी होगा। अदानी पोर्ट 5% नीचे दिख रहा है प्री ओपनिंग सेशन की शुरुआत में और ओएनजीसी में 1.25% की मजबूती है। मारुति 5% ऊपर दिख रहा है। ये कुछ एक लेवल्स आते हुए रुपया 67.95, वेरी गुड, 15 पैसे मजबूत खुला है। तो करेंसी मार्केट में मजबूती ये एक अच्छी चीज दिख रही है। देखिए जब है ना डॉलर मजबूत होता तो हम गिरते कम है, लेकिन जैसे डॉलर कमजोर होता है हम बढ़ते फटाफट है। तो बहुत ही में अच्छा इंटरेस्ट। सबसे बढ़िया अगर क्यों है ना ग्लोबल मार्केट से तो एक ही है, वो डॉलर वाला जो आप और हम बात कर रहे थे सुबह सुबह कि डॉलर इंडेक्स देखिए 103 वाला 102 हुआ है। अच्छा, अगला जो सबसे बड़ा ट्रिगर सब लोग कह रहे हैं वो है एक तो इलेक्शंस, और इलेक्शंस के साथ साथ सबको उम्मीदें हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में ना कुछ सरकार बड़ा काम करने वाली है। तो पूछते हैं दीवान साहब, ये बताइए ये जो सेक्टर, देखिए आज हमारे एक एक्सपर्ट कह रहे हैं कि यूपीएल खरीदिए, परसों या कल वागले साहब भी कहे थे ये सेक्टर अच्छा प्रदर्शन दिखाया। कल फर्टिलाइजर शेयरों में क्या जबरदस्त तेजी देखने को मिली। अगर इस थीम को प्ले करना है तो आप कौन से स्टॉक्स के साथ प्ले करेंगे? क्योंकि सरकार एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ावा देने वाली है। नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि फार्म इनकम डबल होनी चाहिए। काफी समय से फार्म इनकम पे फोकस सरकार का रहा है और जो फार्म लोन वेवर की भी जब मेघवाल जी से बात हुई थी तब उन्होंने ये कहा कि हम उनको इतना सक्षम बना देंगे कि वेवर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और वो रीपे कर पाएंगे टाइम से। तो दैट शोज कि कहीं ना कहीं अर्निंग प्रोफाइल चेंज हो फार्मर्स की, और वो कैसे चेंज होगी, वो मॉडर्नाइजेशन, मैकेनाइजेशन और बेटर इनपुट से होती है। तो सीड्स, फर्टिलाइजर्स एक सेगमेंट है एग्री का। मॉडर्न इरिगेशन टेक्निक्स जो है जिसमें माइक्रो इरिगेशन आ जाता है, पंपिंग सॉल्यूशंस आ जाते हैं, और तीसरा जो है उनका मार्केट या प्राइस डिस्कवरी जो मैकेनिज्म बेचने का वो सब है। तो ये तीनों एरियाज इंप्रूव होंगे। तो सर स्टॉक्स बताइए, क्योंकि मुझे याद है जब पिछली बार एक बार आप आए थे तब जैन इरिगेशन की बात हुई थी। जैन इरिगेशन उस लेवल से अब लेवल देखिए
ईपीसी की बात हुई थी इंडस्ट्रीज की, क्या तेजी बनी है, अब नाइट्रस फॉस्फोरस में बननी शुरू हो रही। आपको कौन से स्टॉक्स पसंद है? ये अगर इसमें 4-5 स्टॉक्स में से चयन करना हो लोगों को तो मेरे टॉप पिक्स रहेगी। जैन इरिगेशन तो इस सीरीज का जनवरी का हो सकता है एक स्टार परफॉर्मर भी रहे। तो 2-3 दिन पहले अनिल जी ने भी इसका वो किया था कि चेंजेस जो इसमें आ रहे हैं टेक्निकली भी बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा है। ईपीसी थोड़ा सा लॉन्ग टर्म है, रिजल्ट्स की वेट करनी पड़ेगी मार्च एंड के, तब इंप्रूवमेंट होगा। शक्ति पंप्स, बिल्कुल शक्ति पंप्स एक टोटल टर्न अराउंड स्टोरी है, क्योंकि इसमें कॉम्बिनेशन सिर्फ पंपिंग सॉल्यूशंस का नहीं है, सोलर पावर का भी बहुत बड़ा इसके अंदर कंट्रीब्यूशन है। और यूपीएल जैसे ही अगर आप देखें तो फर्टिलाइजर स्पेस में मुझे अभी भी चंबल और आरसीएफ दोनों ही पसंद है, इनको रखें। और एक कंपनी जो कुछ टाइम पहले हमने सरसरी तौर पे एक वो देखी थी, ग्रीव्स कॉटन, जी हाँ, इसमें भी एग्री का बहुत बड़ा का पिक भी था। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये कंपनीज है, कंपनी वही की वही वापस हम इसलिए बता रहे हैं कि थीम आपने जो चुना है उसमें ये कंपनियों का सिलेक्शन उस लिहाज से हो सकता है। ओके, तो ये तमाम शेयर हैं जहां पर आपके लिए मौके बन सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। ग्रीव्स कॉटन कल आपके शो में था ना? जी हाँ, कल 3 एक्सपर्ट्स आए थे, अमरीश बलीगा जी, संजीव भसीन साहब और प्रकाश दीवान साहब, और 2017 की पिक्स। पहला पिक था आपका ग्रीव्स कॉटन, दूसरा ट्रेंट और तीसरा क्रॉम्पटन ग्रीव्स। मेरी याददाश्त इतनी खराब नहीं है, याद रहता है जवानी। तो क्या बताया था आपने? 26 साल उम्र और 20 साल एक्सपीरियंस। हाँ, मेरी उम्र 26 साल है विद एडिशनल 20 ईयर्स एक्सपीरियंस। कल हेमंत पूछे थे। एनीवे, चलिए ये बात हुई इन स्टॉक्स की जहां पर एक्शन एक शुगर शेयरों में हो सकता है क्या, ये मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि आज खबर ये आ रही है कि सरकार शुगर कंपनियों के कर्जों के लिए कुछ रीस्ट्रक्चरिंग की तैयारी कर रही है। अब ये यूपी के इलेक्शन सामने है और वहां पर कुछ न कुछ शुगर कंपनियों को राहत देने की तैयारी। अगर कुछ ऐसा, ये स्टॉक सारे मोमेंटम में भागने वाले हैं, प्रकाश खरीदा जाए क्या कुछ शुगर शेयरों को? आई थिंक यूपी इलेक्शंस को अगर आप हटा दें एक बार और अगर लॉन्ग टर्म स्टोरी स्ट्रक्चरली देखें तो शुगर बहुत पॉजिटिव है, कोई देयर इज नो डाउट। यूपी इलेक्शन के वजह से कोई ट्रिगर जल्दी आ जाए तो अलग बात है, पॉजिटिव ही है, और ना भी आए तो भी कोई मायूसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ग्लोबली जो शुगर प्रोडक्शन है अनिल जी, उसमें अभी भी कोई ऐसा चेंज नहीं दिख रहा, क्योंकि इथेनॉल और पावर का प्रोडक्शन ज्यादा है और शुगर का कम है, तो भाव तो मेंटेन रहेंगे। और धीरे धीरे करके जो कंपनीज यूपी बेस्ड कंपनीज हैं, इन्वेंट्री जिनके पास ठीक ठाक है, उनके रियलाइजेशन बहुत अच्छे इंप्रूव हो जाएंगे, और एमएसपी भी ज्यादा बढ़ाया नहीं है तो मार्जिन भी ठीक रहेंगे। आई थिंक ओवरऑल शुगर पॉजिटिव है। गिनी चुनी कंपनीज रखिए, बलरामपुर है, धामपुर है, EID पैरी है, दीज आर त्रिवेणी है, ये दीज आर गुड कंपनीज विद गुड बैलेंस शीट्स। ओके, तो ये है शुगर शेयरों पर आए। लेकिन देख लेते हैं आज के दिन कहां है आपके लिए ट्रेडिंग के बेहतरीन मौके। स्टॉक 2020 7:30 से 8 के बीच खेला गया मैच हमारे दो कैप्टन के बीच में। नीरज और हेमंत ने किस तरह के प्लेयर्स आज चुने हैं अपनी टीम में, आइए देखते हैं अपडेट। पूरी टीम पे एक बार नजर डालते हैं। खरीदारी पे ज्यादा फोकस है खबरों के आधार पर। जागरण प्रकाशन बाईबैक, डेन और आइडिया के जो एफडीआई प्रपोजल्स उनको FIBB ने मंजूर किया है। शान डाइज में बोनस शेयर आया है। जैकॉप में मॉर्गन स्टैनली ने 75 लाख शेयर खरीदे हैं और 2 लिकर शेयर हैं, यूबी होल्डिंग और मैकडॉवेल होल्डिंग, दोनों में खरीदारी करी है। पीएनबी के लिए अच्छी खबर नहीं, क्योंकि आरबीआई कह रहा है कि एनपीए और बढ़ सकते हैं। पेट्रो एलएनजी ने पेट्रो बांग्ला के साथ $1 बिलियन का एक टर्मिनल बनाने का करार किया है, वो इनके लिए पॉजिटिव है। और साथ ही भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये स्टॉक रडार पर रखिए। आज चौथा दिन होगा तेजी का, ऐसे मेरे सिलेक्टर्स मानते हैं। बिल्कुल, और नई टीम पर नजर डालिए। 10 के 10 बल्लेबाजों को टीम में शामिल किया है। फोकस है बजट के ऊपर, और बजट से पहले तेजी देखने को मिलेगी सरकारी कंपनियों में। एससीआई पर नजर रखिए, फर्टिलाइजर सेक्टर अच्छी रैली दिखा सकता है। एनएफएल फैक्ट पर नजर रखिए। एपटेक, एनआईटी जैसे एजुकेशन क्षेत्र से जुड़ी हुई बेहतरीन कंपनियां आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए, यहां पर अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। स्टोन इंडिया को भी टीम में शामिल किया गया है, रेलवे सेक्टर से जुड़ा हुआ ये स्टॉक, और बजट से पहले यहां पर भी तेजी होगी। हाउसिंग सेक्टर को बड़ा बूस्ट मिलने वाला है, खासतौर पर लो कॉस्ट हाउसिंग को। इसका फायदा प्रोजोन जैसी कंपनियों को मिलेगा। निटको टाइल्स में एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। गणेश हाउसिंग और अंसल हाउसिंग जैसे स्टॉक्स भी आज कमाल दिखा सकते हैं। तो इन तमाम शेयरों पर आपकी नजर आज की दिन जरूर होनी चाहिए। चलिए, तो ये हैं वो स्टॉक्स जो आज इंट्राडे में अच्छा प्रदर्शन दिखाने का दमखम रखते हैं। लेकिन आपको याद होगा, क्लैरिस लाइफ साइंसेज ये वो ऐसी कंपनी है जिस पर प्रकाश दीवान जी ने
उसी दिन कहा था जब इन्होंने अपना इंजेक्टेबल कारोबार बेचा था कि इसे बेच देना चाहिए, उस दिन 430 का हाई लगाया और देखिए आज तक वापस उसके ऊपर नहीं गया ये स्टॉक, धीरे धीरे नीचे खिसक रहा है और कल 11.25% हिस्सेदारी प्रमोटर्स ने गिरवी रख दी। तो एक बार दीवान साहब की राय तो हम आपको बता ही चुके हैं, चार्ट्स पर कैसा लग रहा है राकेश बंसल जी बताइए। क्लेरिस लाइफ साइंसेज गिरवी रखना बाजार को तो पसंद आता नहीं और वो भी 11% से ज्यादा की हिस्सेदारी, क्या और कमजोर होगा आने वाले दिनों में? नहीं हेमंत जी, ज्यादा कमजोरी नहीं लगती है। स्टॉक की कल की क्लोजिंग अराउंड 321 के अराउंड की है और नीचे में स्टॉक जो है 300 रुपए स्टॉक का एक बड़ा बेस लगता है। अगर इस खबर के चलते स्टॉक में कोई गैप डाउन ओपनिंग होती है और स्टॉक 304 305 के अराउंड मिलता है तो मुझे लगता है शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक को बाय करना चाहिए। 300 रुपए के नीचे के स्टॉप लॉस लगाने चाहिए। 300 रुपए एक बहुत मेजर सपोर्ट है और मुझे लगता नहीं है कि वो लेवल्स टूटेंगे। बाय ऑन डिक्लाइन वाला स्टॉक है मौजूदा स्तरों से। ओके, गिरावट में खरीदारी का स्टॉक है ये। क्लेरिस लाइफ पर राय हमारे एक्सपर्ट की यहां पर आती हुई दिख रही है। हिंदुस्तान जिंक ये एक और स्टॉक है जहां पर कल काफी एक्शन दिखा और जैन साहब आपसे मैं राय लेना चाहता हूं, क्या कल की तेजी के बाद कुछ और मजबूती होगी? क्योंकि कोशिश प्रमोटर्स की लगातार यही कि सरकार की बची कुछ हिस्सेदारी खरीद लें। 1% मजबूत दिख रहा है स्टॉक। अगर दोनों के एवरेज देखेंगे तो आई थिंक 3 मंथ्स का एवरेज अराउंड 80-82% है और ये सीरीज में अराउंड 97% का ग्रोथ देखने को मिला है एंड पर्टिकुलरली लॉन्ग साइड्स में ग्रोथ देखने को मिला है। स्टॉक ऊपर के स्तर से करेक्ट होकर वापस अपना अपट्रेंड रिज्यूम किया है, तो क्लियरली मेटल स्पेस में करेक्शन देखने को मिला है, एक करेक्टिव मूव और वहां से अपना अपट्रेंड रिज्यूम कर रहा है। तो आई थिंक ये स्टॉक दोबारा अपना जो हाई है 270-275 लेवल्स देखने को मिल सकता है। तो मैं 248 का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करने के लिए सलाह दूंगा मौजूदा भाव पे। ऊपर में 270 लेवल देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, चलिए तो ये राय हिंदुस्तान जिंक पर। एक और राय लेना चाहता हूं प्रकाश आपसे, वो है आरबीआई ने जिस तरह से कल अपनी रिपोर्ट पेश करी है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, इसको लेकर थोड़ी सी चिंता है मार्केट में कि पता नहीं कहीं बैंक शेयर कमजोर ना हो। ये बताइए पीएसयू बैंक्स को आप किस तरह से अप्रोच करेंगे इस रिपोर्ट को देखते हुए, जहां पर आरबीआई ने कहा है कि ग्रॉस एनपीएस जो है वो बैंक्स के बढ़ते हुए नजर आएंगे, नतीजे कमजोर आएंगे, तवज्जो देंगे या भाव में पहले ही फैक्टर्ड है? ये इसका थोड़ा सा नेगेटिव रिएक्शन होगा क्योंकि एक रीअफर्मेशन आरबीआई के साइड से आई है जो लास्ट में आती है, मार्केट एंटिसिपेट करता है उसके बाद, तो नेगेटिव तो रहेगा। और पीएसयू बैंक्स को जब तक कोई पॉजिटिव अनाउंसमेंट सीआरआर को लेके, इनके डिपॉजिट को लेके कुछ नहीं आया, तो हो ये रहा है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ने इस बार मार्केट शेयर इंप्रूव किया है अपना, और खास करके कासा ग्रोथ जो वहां पे आ रही है, जबकि पीएसयू बैंक्स ने मेहनत ज्यादा की और लेंडिंग कुछ नहीं हो पाई है। ठीक बात है। सो डेफिनेटली असर कितना लंबा पड़ेगा वो देखना जरूरी है, बट नेगेटिव होगा, डेफिनेटली नेगेटिव होगा। मुझे नहीं लगता है इसको एकदम से इग्नोर किया जा सकता है। कितना नेगेटिव रहेगा इट डिपेंड्स ऑन द नेक्स्ट राउंड ऑफ अनाउंसमेंट। कुछ ही देर में वित्त राज्य मंत्री संतोष कुमार गंगवार सीएनबीसी आवाज पर हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे हम जानेंगे कि वो कैसे देख रहे हैं डिमोनेटाइजेशन को। तो आज एक्शन भरपूर रहने वाला है। मंत्री से जानेंगे कि जो नोटबंदी का जो लिमिट थी वो खत्म होने वाली है, तो काफी सारे सवाल हैं हमारे पास उनके लिए। बिल्कुल, और उनसे बातचीत करेंगे 9:30 बजे। आप हमारे साथ बने रहिएगा। इस बीच प्री ओपनिंग सेशन बताते हैं आपको 75 अंकों पर है सेंसेक्स पर और 16 अंकों की मजबूती आपको नजर आएगी निफ्टी पर। यह संकेत आपको दिख रहे हैं प्री ओपनिंग सेशन से। इस वक्त हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल पर यूबीएस की रिपोर्ट है 1610 के टारगेट के साथ, और फोर्टिस के लिए भी एक खबरें थी कि उन्होंने कुछ शेयर गिरवी रखे। प्रकाश, कोई शेयर पसंद है आपको जहां निवेश किया जाए, अपोलो या फोर्टिस, इनमें से कोई समझ में आता है? नारायण रुदालय मुझे बहुत अच्छा लगा। नारायण रुदालय, हाँ, तो मुझे लगता है उसका बिजनेस मॉडल ज्यादा अट्रैक्टिव लोगों को लगा नहीं, और हिस्ट्री थोड़ी सी कम है उसकी, साल मुश्किल से हुआ होगा इसके लिस्टिंग को। तो इसमें जब भी आपको कोई मार्केट में गिरावट आए और ये एक्यूमुलेट करते रहे, और दूसरा ग्रोथ का जो अब नया चरण जो आएगा इन सब अच्छी कंपनीज के लिए आने, वो है इंटरनेशनल मार्केट से, क्योंकि जो मेडिकल टूरिज्म का जो इंडिकेशन मिल रहा है, आज अफ्रीका के जो रईस लोग हैं वो भी हिंदुस्तान में आके ऑपरेशन कराते हैं क्योंकि यहाँ सस्ता पड़ता है, तो वहाँ फैसिलिटी नहीं है। तो ये कंपनीज सोच रही है कि हम वहां जाके क्यों नहीं ऑफिस हॉस्पिटल्स खोल दें और उस बिजनेस को कैप्चर बड़े पैमाने पे करें। तो ये जैसे अनाउंसमेंट इस टाइप के आएंगे तो इसमें री रेटिंग होगी कुछ स्टॉक्स की, बट नारायण रुदालय आई थिंक इज अ वेरी गुड मॉडल। ऑलराइट, चलिए तो इस मॉडल पर, शेयर पर रखिए नजर। नारायण रुदालय की बात हो रही है, ये इस सेक्टर में पिक है हमारे एक्सपर्ट दीवान साहब की। लेकिन आज देखिए
अंसल हाउसिंग, गणेश हाउसिंग, ये 2020 में बताए गए थे अनिल शेयर, ये 6% मजबूती के साथ खुल रहा है। अच्छा, मैकडॉवल होल्डिंग और यूबी होल्डिंग ये नीरज की टीम में आज शामिल थे, यहाँ पर 4-5% तक की तेजी देखने को मिल रही है। फैक्ट, एनएफएल, तो फर्टिलाइजर शेयरों में कल की तेजी आज भी बरकरार रहने वाली है। स्पिरिट्स शेयर देखिए, साल का अंत है, हम डेल्टा की बात कर रहे थे और ये शेयर भी अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे ऐसा लग रहा है। ग्लोबल स्पिरिट भी आज 1% मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। अच्छा, आपसे अगर जानना चाहूं कि मैकडॉवल होल्डिंग, यूबी होल्डिंग में कोई स्टॉक आपको पसंद हो, क्योंकि आज देखिए ये स्पेस भी फोकस में रहने वाला है। साल का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है, हालांकि 31 कल है, लेकिन आज कोई शेयर आपको अच्छा लगता है चार्ट्स पर? हेमंत, दोनों के चार्ट्स ऑलमोस्ट सेम है, वन शेड बेटर। मैं मैकडॉवेल होल्डिंग्स के साथ जाना चाहूंगा। आई थिंक आज ये अगेन 10-12-15% का स्टॉक होगा, इसमें मुंह आ सकती है। ओके, एक लक्ष्मी विलास बैंक, राकेश इसके चार्ट्स देखकर बताएं। क्यूआईपी की घोषणा की, 141.15 पर लक्ष्मी विलास बैंक ने अपने क्यूआईपी का फ्लोर प्राइस रखा है, 425 करोड़ का क्यूआईपी है। इस स्टॉक पर क्या राय है आपकी? अनिल जी, स्टॉक एक करेक्टिव मोड में चल रहा है और ऊपरी स्तरों पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगर आप बाकी बैंकों से कंपेयर करें तो टेक्निकल स्ट्रक्चर स्ट्रांग है। कल की क्लोजिंग 142 की है। अगर ये स्टॉक ऊपर में 143 के ऊपर डिसाइसिवली निकलता है तब स्टॉक को खरीदने की राय रहेगी। 143 के ऊपर स्टॉक टेक्निकली एक ब्रेकआउट दिखाएगा और 143 के ऊपर निकलता है तो शॉर्ट टर्म में 149.5 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो देखना होगा कि क्या ऊपर के लेवल पर ये सस्टेन हो पाता है। एक और स्टॉक आज जो एक्शन में रहेगा वो है आईटीडीसी। आज से एनएससी पर इसकी लिस्टिंग हो रही है और एनएससी पे लिस्टिंग के पहले ये स्टॉक बड़ा एक्शन में रहा है, 2-3 सेशन से बड़ी तेजी होती हुई दिखी। तो आज देखेंगे कि वहां पर क्या कुछ और फॉलो अप एक्शन होता है। लेकिन मानधना रिटेल यहाँ पर लगातार मंदी की पोजीशंस बनती हुई दिख रही है। आज फिर से प्री ओपनिंग सेशन में 6% नीचे दिखा है। ईआईएल 5% नीचे दिखा है, लेकिन याद रहे ये एक्स बोनस हो चुका है, इसलिए ये नीचे। गोल्डन टोबे के लिए खराब खबरें थी, 3-3.5% ये नीचे खुलता हुआ दिख रहा है। ये संकेत आपके लिए। मैकडॉवेल होल्डिंग, स्टोन इंडिया, ये स्टॉक मजबूत है। ट्री हाउस आज 4% ऊपर दिख रहा है प्री ओपनिंग सेशन की शुरुआत में। बाजार 75 अंक ऊपर दिख रहा है। निफ्टी पर और सेंसेक्स पर आपको मजबूत, इसे माफ कीजिएगा, सेंसेक्स पर 75 पॉइंट ऊपर दिख रहा है, निफ्टी पर 16 अंकों की मजबूती है। टॉप गेनर है आज प्री ओपनिंग सेशन में सिप्ला और उसके ठीक पीछे बजाज ऑटो और ओएनजीसी जैसे शेयर हैं जो मजबूती के साथ खुलने की तैयारी करते हुए दिख रहे हैं। मिड कैप इंडेक्स में मजबूती पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आती हुई 55 अंकों की मजबूती के साथ शुरुआत की है सेंसेक्स ने, अब 50 अंक ऊपर है। 17 अंक ऊपर निफ्टी ने शुरुआत की। 1/4% की मजबूती के साथ दिग्गज खुलते हुए नजर आएंगे। 1.5% मजबूत है सिप्ला टॉप गेनर, लेकिन ओएनजीसी से निफ्टी को सपोर्ट मिल रहा है जहां 1.25% के आसपास की मजबूती है। आईटीसी पॉजिटिव खुलता हुआ दिख रहा है। डॉक्टर रेड्डीज में लगभग 1% की मजबूती बनती हुई दिख रही है। 8,125 के बेहद करीब है निफ्टी। मारुति ने 0.5% की मजबूती के साथ आज की यह शुरुआत। यह है शुरुआती कारोबार में दिग्गजों का रुझान। कमजोर शेयरों की तरफ बता दूं आपको, वायदा कारोबार में कोई खास नहीं। पेज इंडस्ट्री, आईडीएफसी जैसे शेयर 0.5% कमजोर खुले हैं। गोदरेज इंडस्ट्रीज हमारे एक्सपर्ट्स की पसंद, वागले साहब ने भी कहा खरीदो, राकेश ने भी कहा खरीदो और फिर ये शेयर न चले तो हो नहीं सकता। 2.25% मजबूत खुला है। वायदा कारोबार का टॉप गेनर है इस वक्त। और टोरेंट फार्मा में 2% की मजबूती, केडिला में 1% की मजबूती। तो ये मिड कैप फार्मा शेयर थोड़े थोड़े मजबूत होते दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है अभी तो। टाटा पावर 1.5% मजबूत है। आईशेर, श्रीराम ट्रांसपोर्ट यहाँ पर थोड़ी थोड़ी खरीदारी। बाजार मजबूती के साथ है, लेकिन बहुत भाग रहे हो वैसा भी नहीं है, ठंडे हो वैसा भी नहीं, क्योंकि एक्शन जो पूरा है वो सेंसेक्स निफ्टी के बाहर है। मिड कैप इंडेक्स देखिए और मजबूती बढ़ाता हुआ 0.5% की तेजी के साथ 450 शेयर मजबूत है और महज 100 शेयरों में नुकसान। ये एक्शन है सबसे बड़ा। बिल्कुल, और इसी एक्शन को पकड़ते हैं मैकडॉवल होल्डिंग, जो वागले साहब ने कहा खरीदना चाहिए। देखिए नीरज की टीम में भी शामिल साहब 7% मजबूत है। यूबी होल्डिंग 5% ऊपर ट्रेड कर रहा है। लगता है 5% का ही सर्किट होना चाहिए इसमें, और वो सर्किट लग चुका है, तो इसलिए मैकडॉवल होल्डिंग में ज्यादा तेजी होती हुई दिख रही है। इसके अलावा देखिए शुगर कंपनियां, बजाज हिंदुस्तान, अनिल आप खबर बता रहे थे यूपी की चीनी कंपनियों के लिए, बजाज हिंदुस्तान में देखिए मजबूती के साथ कारोबार की शुरुआत हो चुकी है। डेल्टा कॉर्प, इसका जिक्र हम कर रहे थे, देखिए कल भी और आज भी। कल अगर आपने खरीदा था तब भी आपको फायदा हुआ, और आज भी देखिए 2.5-3% की मजबूती के साथ ये शेयर ट्रेड करता हुआ। तो साल के अंत वाले जो थीम्स हैं, लिकर वाले, कैसीनो वाले, वो अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं, ऐसा आप मान सकते हैं। साथ ही नजर रखिए सुनील हाईटेक में, ये भी आज सर्किट पर ही 5% के खुलता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, शुगर में, श्री रेणुका शुगर में भी मजबूती देखी जा रही है। राणा शुगर मजबूत है, शुगर
पूरा का पूरा पैक। एक बार देखते हैं धामपुर बलरामपुर किस तरह का प्रदर्शन दिखा रहे हैं। ये सारा का सारा पैक मजबूत है। ध्यान रखिएगा, कल हमने तेजी देखी थी फर्टिलाइजर सेक्टर में और आज शुगर सेक्टर में अच्छी रैली बनती हुई नजर आ रही है। तो ये सेक्टर ऑफ द मोमेंट है। हाँ, और जो शुगर शेयर में आपने कौन सा राणा बोला है, राणा, और राणा में खास बात मैं अभी देख रहा था, जस्ट मेरे सामने पोपो को वॉल्यूम बढ़कर आते हुए दिख रहे हैं। अचानक से एकदम वॉल्यूम भी तेजी से हुए हैं। मेरे ख्याल से वही जो आप फैक्टर बता रहे थे थोड़ी देर में, 10 रुपए के नीचे का शेयर हो और अच्छा, ये तो पंजाब की है। हाँ, और पंजाब में इलेक्शन भी होने वाले हैं, तो यूपी पंजाब की शुगर मिलों के लिए तो अगर जो कुछ आना है तो सबसे बढ़िया शायद इन्हीं के लिए आएगा। नहीं तो अगर किसानों को पैसा देना है तो चीनी मिलों के हाथ में देख के दिया जा सकता है, तो पुराने बकाया अगर देने हैं तो बिल्कुल। तो आज देखिए ये सेक्टर हमने सुबह सुबह बात की कि देखिए यहाँ पर एक्शन हो सकता है अगर इनके कर्जों के लिए सरकार किसी तरह के ऐलान करती है। राणा शुगर भारी भरपूर शेयरों का कारोबार सुबह सुबह हुआ है। हालांकि छोटी प्राइस का स्टॉक है, लेकिन 10% दौड़ लगा चुका है। अभी इसी दौड़ पर कितनी दौड़ बाकी है बताइए वागले साहब, ये तो भाग्य है। भाग गया है, ऑलरेडी 10% ऊपर है, लेकिन मुझे लगता है फ्रेश ब्रेकआउट है। पोजिशनल व्यू के तौर पे मैं 12 साढ़े 12 का व्यू दूंगा, जो ऑब्वियसली आज तो नहीं आ सकता है बट कुछ दिनों में आ सकता है। बिल्कुल। चलिए राणा शुगर के ऊपर रखिए नजर। अंचल हाउसिंग 9-10% ऊपर है, तो हाउसिंग के ऊपर भी सरकार का फोकस होने वाला है इस बार बजट में। गणेश हाउसिंग देखिए 7% ऊपर है। स्टोन इंडिया अच्छा, जो फैक्टर है आप साफ तौर पर अगर देखें और समझें तो बजट से पहले की जो तेजी है वो बनती हुई नजर आ रही है। ITDC जिसका जिक्र आप कर रहे थे, अब 5% की मजबूती दिखा रहा है। ग्रीव्स कॉटन ये वो स्टॉक है जो हमारे एक्सपर्ट प्रकाश दीवान जी ने कल 12:30 बजे के शो में दिया था और उनको लगता है कि 2017 का ये एक बेहतरीन शेयर हो सकता है। देखिए आप, ये भी 3-3.5% ऊपर है। कॉटन के नाम से ना जाएं, ये दरअसल कंपनी जो है वो इंजन्स बनाने का कामकाज करती है। जागरण प्रकाशन बायबैक होने वाला, नीरज की टीम में शामिल था। 5 जनवरी को इनकी बायबैक के ऊपर बोर्ड बैठक है और ये भी देखिए मजबूत होता हुआ। अच्छा, ये भी उत्तर प्रदेश के चुनाव के साथ सीधे रिलेटेड स्टॉक है। दैनिक जागरण जो अखबार है वो वहां का है और जनरली इस सीजन में एड रेवेन्यूज बढ़ते हुए नजर आते हैं। डेन नेटवर्क में हमने आपको बताया था टॉप 5 स्टॉक्स में कि FIPB ने जिस तरह से मंजूरी दी है 17 में से 6 कंपनियों को, उसमें डेन नेटवर्क्स का नाम भी है, तो यहां पर भी तेजी होती हुई। अच्छा, फैक्ट आप देखिए फर्टिलाइजर शेयरों में आज फिर तेजी बनती हुई। फैक्ट, NFL जैसे स्टॉक्स मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। UPL भी देखिए मजबूत है, ये भी हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे थे खरीदना चाहिए। जो सीरीज की शुरुआत में जहां पर बड़ा एक्शन दिख रहा है हेमंत, वो भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन है। 2% स्टॉक मजबूत है, ओपन इंटरेस्ट में 3 लाख शेयर जुड़े, तो सीरीज की शुरुआत में यहाँ पर लोग पोजीशन बनाना शुरू कर रहे हैं। सबसे ज्यादा अगर कहीं पोजीशन मुझे एक स्टॉक में बनती दिख रही तो वो भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन या SKS माइक्रो। राकेश से एक चार्ट पर राय ली जाए। राकेश बताइए, 610-11 के आसपास से खरीदना चाहिए इन लेवल्स पर? अनिल जी बिल्कुल खरीदना चाहिए। स्टॉक का टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है। इनफैक्ट पहले तो इसमें एक जो रैली थी जो 475-76 से देखने को मिली थी, वो पुल बैक रैली थी और जैसे ही स्टॉक ने 585 के लेवल्स तोड़े हैं, ये स्टॉक एक तेजी में आया है और मुझे लगता है ये जो पुल बैक, जो सो कॉल्ड पुल बैक रैली कह रहे हैं, ये रैली काफी एक्सटेंड हो सकती है और ऊपर में 645-646 के लेवल्स मुमकिन लगते हैं भारत फाइनेंशियल में। बिल्कुल। और आनंद, वो अगर डील हो जाती है जिसकी बाजार को अपेक्षा है कि इसका विलय हो जाए किसी बैंक के साथ, बहुत पॉजिटिव होगी और वैल्यूएशन यहाँ से 100 रुपए से ऊपर के हो सकते हैं, जो जानकार मुझे बता रहे हैं। तो इस पर रखिएगा नजर। और देखिए पिछले 4-5 दिनों से हम लगातार कह रहे हैं फेसबुक लाइव में भी कि ये स्टॉक में कुछ तो हो रहा है और बड़ा हो रहा है। बिल्कुल। तो अगर तेजी करनी है, एक मेरे ख्याल से एक मैं तो टेक्निकल्स तो नहीं जानता, लेकिन कभी कभी ये होता है कि आप ट्रेड सेटअप लेना चाहो तो बिना चार्ट्स के भी लेवल तो चाहिए ही आपको। ठीक बात है। मुझे लगता है 602 आज का लो है ये फ्यूचर्स में, इसे स्टॉप लॉस समझ के तेजी करनी चाहिए। अगर साहब हम ऐसे अंदाजा लगा रहे हैं, तुक्का मार रहे हैं, ठीक है क्या? बिल्कुल सही है। नहीं सही में। आपका टारगेट भी बताइए क्या आ सकता है इसमें? भारत फाइनेंशियल से मैंने 630 का बताया, शायद आज नहीं आए बट अगली जो मूव चालू होगी वो उसकी तरफ ही होगी। आना होगा तो आ जाएगा, आ सकता है। 20 रुपए कोई बड़ी बात नहीं। के पहले दिन पोजीशन नहीं बनेगी तो कब बनेगी? 3% कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, सीरीज के पहले दिन आप देखिए जहां खराब पोजीशंस बन रही हैं वो है डिवीज लैब। अच्छा दीवान साहब, लोग कह रहे हैं कि यूएस में तो जी न्यू ईयर मनाने लोग चले गए हैं और यूएस FDA वाले भी जी अभी छुट्टी पर हैं। ये बताइए, लेकिन फिर भी लोग यहाँ मंदी कर रहे हैं, क्या इंपोर्ट अलर्ट आएगा? लोग ये मानकर ट्रेड कर रहे हैं क्योंकि कल भी हमने देखा सीरीज के आखिरी दिन भी दबाव था, आज सुबह सुबह देखिए प्रेशर है। सबसे ज्यादा खराब प्रदर्शन दिखाने वाला FNO का यही एकमात्र शेयर है।
अब ऐसा जो कल अनुमान लगा उससे इंपोर्ट अलर्ट एक काफी रियलिटी सा लग रहा है। तो अगर वो आता है तो डेफिनेटली जो मार पड़ा है वो गहराएगा और वहां नीचे के लेवल्स पे रहेगा भी। तो ये नहीं कि ऊपर बहुत जल्दी आ जाए। हम ये सोच रहे थे अगर इंपोर्ट अलर्ट नहीं आता तो ये सब ऑब्जर्वेशन तो क्लियर हो जाएंगी, तो फिर से एक बाउंस आ जाएगा। वो शायद मुश्किल लग रहा है। और मैंने 2-4 दिन पहले ये भी ओपाइन किया था कि डीवीज लैब का बहुत सिमिलर मॉडल, नॉट द स्केल बट सिमिलर बिजनेस मॉडल अगर आप देखें तो एक कंपनी है जिसका आईपीओ आया था और उसकी तुलना डीवीज लैब से बहुत ज्यादा होती थी उन दिनों, वो है लॉरस लैब्स। तो ये बोलते थे कि लॉरस डीवीज जैसा है लेकिन डीवीज जितना महंगा भी है क्योंकि छोटा है। अगर आज डीवीज को कुछ नुकसान पड़ता है, आंच आती है, तो यहाँ कहीं ना कहीं लॉरस को आगे चल के कंसोलिडेशन, मार्केट शेयर के कंसोलिडेशन में फायदा हो सकता है। तो लॉरस जो LAURUS करके जिसकी स्पेलिंग है, नया आईपीओ है, मतलब आईपीओ के बाद कुछ ही समय हुआ है, इसलिए बहुत ज्यादा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है टेक्निकल्स देखने का या वो करने का। बट मेरे हिसाब से ये कंपनी उम्मीद से अच्छा परफॉर्म कर पाएगी और जो प्राइसिंग भी जो लोगों ने दी है, प्रीमियम दिया है, वो जस्टिफाइड रहेगा आगे चल के। तो इट्स ए गुड बेट टू हैव इन द पोर्टफोलियो ऑल्सो। ऑलराइट। और IFCI देखिए, अनिल आपसे कह रहे थे कि अब निकल जाना चाहिए और FNO में लड़ाई हो रही है। डीवीज लैब कभी ज्यादा गिरता है, कभी IFCI ज्यादा गिरता है। अब IFCI 3% नीचे है। अच्छा, मजे की बात है कि एग्जिट दिया है लोगों को। आज 2% ऊपर खुला है IFCI और उसके बाद गिरा है। तो देखिए, फंडामेंटल एनालिसिस की यही खूबी है कि भाई जो चीज सही है गलत है, वो भाव कुछ भी हो, लेकिन जो सही है या गलत है, 2.5% तेजी से गिर रहा है ये गया। अच्छा, एक स्टॉक ये देखिए, ये मुझे लगता है भागने के लिए तैयार है, टाटा पावर। क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कि ये इतना मजबूत खुल जाएगा। देखिए, टाटा पावर 2% ऊपर है। मैं इससे पहले खबर बता, हाँ, वही मेहुल मिस्त्री साहब ने कल 2.5 करोड़ शेयर खरीदे हैं। 2.57 करोड़। ये प्रमोटर हैं पलूंजी एंड कंपनी के, और ये इस वजह से कि ये टाटा सन्स के जो चेयरमैन बाहर निकले, साइरस मिस्त्री साहब, कंट्रोलिंग स्टेक का मामला है कुछ न कुछ। मैं बताता हूँ, रतन टाटा जी जो हैं उनके दोस्त हैं मेहुल मिस्त्री जी, और ये प्रमोटर हैं पालुंजी के और एंड कंपनी के। इन्होंने 200 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे हैं। देखिए, छोटे मोटे शेयर नहीं खरीदे, 1% स्टेक लिए, करीब 2.5 करोड़ शेयर खरीदे गए हैं। तो मेरे रडार पर था ये स्टॉक, लेकिन क्या तेजी दिखा रहा है ये शेयर, 3% ऊपर। जब देखिए, सबसे मजे की बात क्या है, जब दो लोग किसी कंपनी का कंट्रोल लेने के लिए लड़े या स्टेक बढ़ाए, तभी तो मजा है। असली वैल्यू तो सब निकल कर आती है। जब अगर रतन टाटा के फेवर में है, रतन टाटा वाले आदमी के दोस्त हैं और साइरस मिस्त्री के अगेंस्ट कोर्ट में भी जा चुके हैं, ये बराबर। तो ये स्टॉक एक जो है, मुझे लगता है कि यहाँ देखना चाहिए। प्रकाश, क्या कहेंगे इस स्टॉक पर? इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट की वजह से तो स्टॉक गर्म रहेगा ही रहेगा, बट फंडामेंटली अगर देखें तो टाटा पावर में जो जैसे अडानी और टाटा पावर दोनों के साथ एक सिलसिला था टैरिफ रिविजन का, अडानी ने वो ऑलरेडी कैप्चर कर लिया है, प्राइस इन कर लिया है अपने P&L पे। इन्होंने अभी तक नहीं किया है। कि जब CRC का फाइनल वो आएगा, अब जो ट्रिब्यूनल में गई है, जो मामला गया, वो जब सुलझेगा तब अगर वो देंगे कि हाँ प्राइस रिविजन कर सकते हो, तब हम करेंगे। अगर वो करते हैं तो एक बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट मुंद्रा UMPP का इनको मिल सकता है। बट पावर प्रोड्यूसिंग कंपनी से भी ज्यादा पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में मुझे ज्यादा वो है कॉन्फिडेंस है आगे चल के। तो उस लिहाज से मैं रेकमेंड नहीं करूंगा ले कोई, बट हाँ, ये स्ट्रेंथ इसकी बनी रहेगी इरिस्पेक्टिव ऑफ मेहुल मिस्त्री और साइरस मिस्त्री। मतलब वो पॉजिटिव माहौल में है फ्रॉम अ फंडामेंटल पर्सपेक्टिव। और इस बीच एक स्टॉक जहां पर बड़ा वॉल्यूम एक्शन होता दिख रहा है, वो है आदित्य बिरला नुओ। ये स्टॉक आपके सामने हाजिर करेंगे। आदित्य बिरला नुओ में क्या हुआ है, ट्रेड हो रहे हैं ऊपर की तरफ। यार, ये तो कुछ इंटरेस्टिंग है मामला। कल 4% भागा था ये सेकंड हाफ में। एक मिनट, अभी बड़ा एक्शन कुछ मुझे नजर, ब्लॉक डील हुई है, अभी ब्लॉक डील हुई है, लेकिन ब्लॉक डील की प्राइस बहुत इंटरेस्टिंग है। मेरी स्क्रीन पर 1366 रुपए पर ब्लॉक डील होती बताई जा रही है। जी हाँ, ये 1366। हाँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी का एक्शन BSE लाइए, BSE पर देखिए, एक ब्लॉक डील हुआ है 2 लाख शेयरों का, वो है 1271 पर। वो छोड़ दीजिए, वो काम की नहीं। काम की ब्लॉक डील क्या है? 1366 रुपए पर 17,50,000 शेयर, 1366 रुपए पर 12,25,000। ये तो भयंकर प्रीमियम पर ब्लॉक डील हुई है। कुल मिलाकर इस तरह से 54 लाख शेयरों का कारोबार हुआ है। 2% से ज्यादा की हिस्सेदारी बदली है।
₹1366, इतना ऊपर। हाँ ये देखिए बीच में जो एक बना हुआ है एकदम से ऊपर, वहां पर ब्लॉक डील हुई है। देखिए 1223 के आसपास खुला है, 1366, ₹1400 के आसपास जाकर 1300 स्टॉक पहुंचा है। ये इतनी प्रीमियम पर ब्लॉक डील हुई है। कल अचानक से सेकंड हाफ में दौड़ा था, तब भी हम आखिरी सौदा में पूछ रहे थे एक्सपर्ट से कि ये अचानक से इतनी तेज दौड़ लगा क्यों है। अच्छा 2.29% हिस्सेदारी ने हाथ बदला है, दोनों को जोड़ लीजिए। 2.5% के आसपास पहुंचा है। अच्छा ये बताइए प्रकाश, इतना ऊपर कौन खरीद रहा है? तो इसके पास सबसे बढ़िया उम्दा एसेट क्या है ये देखिए आप, वो है आइडिया का पेमेंट बैंक। ओके, जो इस माहौल में बहुत अलग वैल्यूएशन लाएगा। और इन्होंने जो एबी फाइनेंशियल सर्विसेज का एक वो विभाजन करके उसको भी मोनेटाइज करने की जो बात की है, वो वैल्यू अब सडनली मुझे दिख रही है चेंज होती है। वो होनी है अब उसकी शुरुआत होनी है जनवरी में। तो जिनको भी इंटरेस्ट है उस पर्टिकुलर पार्टिसिपेशन का, चाहे वो इंस्टीट्यूशंस हो या बड़े इन्वेस्टर्स हो, वो ये स्टॉक को इस वैल्यू पे, जो अंडर वैल्यूड है 1260 1250 पे, तो कोई वो था नहीं कि बहुत महंगा है ये। तो अब जो वैल्यू अनलॉकिंग इसमें आएगी, इससे वापस से अपने पुरानी ऊंचाइयों की तरफ जाएगा। उस लिहाज से मुझे लगता है थोड़ा इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप चेंज हो रही है और ये कंटिन्यूड रहेगा जब तक नया अनाउंसमेंट नहीं आता पेमेंट बैंक को लेकर। ये बड़ी चीज है। और आप टॉप गेनर हो गया देखिए वायदा कारोबार में, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई इस तरह के खराब बाजार में इतना प्रीमियम पर लोग खरीदता है, वो भी इतनी बड़ी हिस्सेदारी, मजाक नहीं है, बड़ी बात है। इस हफ्ते का चार्ट देखिए ना, कल का वाला भी कैप्चर होगा तो समझ में आएगा इस हफ्ते कितना बड़ा है। हेमंत देखिए, आप जो कल की बात करें, कल तेजी हुई है, उसके बाद भी इतनी प्रीमियम पर। 7 दिन का चार्ट बताइएगा। तो आज का टॉप या क्या टॉप गेनर से आज यार सारे जो वायदा का, ये देखिए आप 7 दिन में कल नीचे 1230-35 दिख रहा है। देखिए लो जहां से चार्ट शुरू किया है और वहां से आप 1300 का भाव है। तो आपका टॉप गेनर आदित्य बिरला नो पकड़ में आया, टाटा पावर दूसरा टॉप गेनर है, ये पकड़ में आया, और भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन तीसरा टॉप गेनर है जो पकड़ में आया। सबसे टॉप बड़ा लूजर है वो ISCI जो पकड़ में आया। बिल्कुल। अच्छा एक और स्टॉक है जहां पर वॉल्यूम भारी भरकम होता दिख रहा है, वॉल्यूम के हिसाब से मैंने एक एक्शन दिखाई, वो है बजाज हिंदुस्तान में। शुगर कंपनियों में वैसे तो सब में वॉल्यूम है, लेकिन बजाज हिंदुस्तान में आप देखिए 10 दिनों का एवरेज वॉल्यूम 23 लाख शेयरों का, शुरुआत के 5-7 मिनटों में वॉल्यूम 15-16 लाख शेयरों का हो चुका। तो भारी भरकम वॉल्यूम के साथ बजाज हिंदुस्तान भी भागता हुआ नजर आ रहा है। तो ये एक और स्टॉक है जहां वॉल्यूम के साथ प्राइस के साथ एक्शन होता हुआ दिख रहा है। वैसे तो तमाम शुगर शेयर ऐसे हैं, और जो टॉप गेनर है शुगर शेयर में वो राणा शुगर है जो हमने पसंद किया था, उसकी भाई यहाँ पर एक्शन होता हुआ दिख रहा है। बजाज हिंदुस्तान भी यूपी वाली शुगर मिले रहा है। बजाज हिंदुस्तान यूपी वाली शुगर मिले, और कुछ दिनों पहले इन्होंने कहा था कि कुछ बड़े एसेट्स को बेचना भी ये चाहती है, और उस समय भी ये शेयर 1800 करोड़ के पावर प्लांट बेचने की बात हुई। यस यू आर राइट, तो वो बात चल रही थी। एनीवे बजाज हिंदुस्तान चार्ट देखिए सर। पॉजिटिव अनिल जी, आई थिंक ये 15-15.5 की तरफ जाएगा बजाज हिंदुस्तान और बलरामपुर चीनी दोनों। बलरामपुर चीनी इनफैक्ट सिर्फ 3% ऊपर है, तो आई थिंक दोनों यहाँ से भी 10-12-15% जा सकते हैं 2-3 दिन में। ऑलराइट, चलिए तो इन चीनी कंपनियों पर रखिए नजर। आज तो तेजी भरपूर है। आप देखिए 0.25% ऊपर मिड कैप इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। अच्छा अनिल, आप देखिए इससे बेटर दिन नहीं हो सकता। साल का अंत हो रहा है, नई सीरीज का पहला ट्रेडिंग सेशन और एडवांस डिक्लाइन रेशियो, एक गिरने वाले शेयर के सामने 5 से ज्यादा बढ़ने वाले शेयर। तो बुल्स जो हैं वो आखिरी दिन भी डटे हुए हैं, ये कह सकते हैं आप। एक्चुअली ना इसका रीजन बताता हूँ। रीजन ये कि बेच कौन रहा है? FIs। मंदी करने वाले वो लोग छुट्टी पे तो मैदान खाली है एकदम। 8,150 के ऊपर आज कोई बेचने वाला है नहीं, तो अपना काम कर लो। वो वाला मुझे लगता है कि एकदम सिंपल फॉर्मूला जो दिख रहा है, अगर थोड़ा सा लॉजिकल थिंकिंग। नोटबंदी का भी देखिए ना, जो जितना भी था वो सब खत्म हो चुका है। आज आखिरी दिन है, तो इसके बाद तो आगे की राह अब आगे का सोचो। जो वो बीती ताई बिसार दे हो गया, पुराना जो होना था हो गया, अब सब आगे का काम अब देखा जाएगा। तो चलिए, ये ढेर सारे स्टॉक्स आज एक्शन में दिख रहे हैं। मुझे 160, माय गॉड। तो अच्छा हुआ कि हम ये कह रहे थे सुबह कि भाई 400 8,200 की तरफ आने के पहले ये साफ तौर पर दिख रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक और स्टॉक जहां पर अच्छा एक्शन दिख रहा है वो है गोदरेज। गोदरेज में अच्छी तेजी बन रही है। और ग्रासिम एक और स्टॉक है
ग्रासिम जाते जाते एक बार ग्रासिम का स्टॉक फटाफट बता दें, क्योंकि आदित्य बिरला नो के साथ जुड़ा हुआ है, चूंकि मर्जर वाली बात है। ग्रासिम के स्टॉक में भी पोजीशन बनती हुई दिख रही है, स्टॉक 2% मजबूत है और ओपन इंटरेस्ट यहां पर भी बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो थोड़ी देर इस स्टॉक पर भी नजर रखिएगा। चलिए वक्त है हमारे तमाम एक्सपर्ट से विदा लेने का। जेके जैन, राकेश बंसल, प्रकाश दीवान साहब और साथ ही संदीप वाघे साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और बाजार पर अपनी राय देने के लिए। बाजार 250 अंक ऊपर, सेंसेक्स पर, निफ्टी 50 अंक मजबूत। वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे वित्त राज्य मंत्री संतोष गंगवार साहब। बातचीत करेंगे उनसे कि डीमोनेटाइजेशन में कितनी प्रोग्रेस हुई है और अब आगे सरकार का क्या कुछ करने का इरादा है, इस छोटे से ब्रेक के बाद। और आज है बेहद अहमियत वाला दिन। जी हां, सरकार की तरफ से 8 नवंबर को जो घोषणा की गई थी नोटबंदी की, उसका आज आखिरी दिन है। जिन लोगों के पास पुराने नोट है वो आज बैंक में जमा करवा सकते हैं और उसके बाद अगर उन्हें जमा कराने होंगे तो 31 मार्च तक आरबीआई में जमा होंगे। काफी कुछ एक्शन पिछले 50 दिनों में दिखा है पूरे हिंदुस्तान में, और यही एक्शन समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं वित्त राज्य मंत्री संतोष गंगवार साहब। गंगवार साहब, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। पिछले 50 दिनों में जनता ने पूरा साथ दिया है सरकार को नोटबंदी वाले मामले में। पूरे डेवलपमेंट जो हुए, आप कैसे देख रहे हैं इसे, और कितनी प्रोग्रेस, कितनी प्रगति हुई है इस मामले में? धन्यवाद आपका। वास्तव में जैसा आप कह रहे थे अभी, प्रधानमंत्री के ऊपर देश की जनता का विश्वास अब और मजबूत हुआ है। इन 50 दिनों में थोड़ी बहुत असुविधा के बाद भी देश की जनता ने हमारा साथ दिया और सरकार का साथ दिया, और वास्तव में ये ऐसा महत्वपूर्ण कदम है कि देश की जनता ये विश्वास कर रही है कि जैसा चुनाव के दौरान में लोकसभा के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब काले धन की बात की थी, अब उसको क्रियान्वित करने का जब काम हो रहा है, तो वास्तव में देश की जनता को लग रहा है कि प्रधानमंत्री जो वायदे कर रहे थे उनको पूरा करने की दिशा में मजबूती के साथ जुड़े हुए हैं, और उसी का परिणाम यह है कि 50 दिन के अंदर असुविधाओं के बाद भी देश की जनता ने हमारा साथ दिया। हम इतना ही विश्वास पूर्वक कह सकते हैं कि देश की जनता जो चाहेगी, जैसा चाहेगी, प्रधानमंत्री आम आदमी के हित में कदम उठाएंगे और मजबूती से उसको पूरा करने का काम करेंगे। गंगवार साहब, जिस तरह से कल हम सुन रहे थे आपके मंत्रालय की तरफ से कि डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस हो या इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस हो, उनमें जोर की वृद्धि आई है। ये बताइए, अब इस डिमोनेटाइजेशन के चलते टैक्स बेस बढ़ेगा, ज्यादा लोग टैक्स जमा कराने के लिए आगे आएंगे। क्या उम्मीद रखनी सही होगी कि बजट में कुछ दरों में भी हमारी थोड़ी रियायत मिलेगी? ये है हमारी उम्मीद, जो आप जैसा बता रहे हैं, हमारी उम्मीद ऐसी ही है और इसी के अनुसार काम कर रहे हैं। इसलिए आदरणीय वित्त मंत्री जी ने कल एक प्रेस के माध्यम से लोगों को इस बात की जानकारी दी थी कि देश की जनता काले धन से ऊपर उठकर देश के हित में, देश के विकास में अपने आप को जोड़े और साथ चले, और उसी का परिणाम ये है। और आने वाला बजट भी आपको इसी के अनुरूप नजर आएगा। अभी बजट में क्या बात होगी ये तो मैं अभी कुछ इसकी जानकारी नहीं दे सकता, पर जैसा आप समझें कि हम लोग आम आदमी के हित की जो बात करते हैं, तो अब हमारा मानना यह है कि अब बजट एक ऐसा प्रस्तुत होगी जिससे कि लोगों को लगे हाँ उनके हित की दिशा में बात हो रही है, उसके हिसाब से काम हो रहा है, कोई लोक लुभावनी बातें नहीं हो रही हैं, एक प्रैक्टिकल हम लोग काम कर रहे हैं। और इसीलिए पहली बार ऐसा हम लोगों ने किया है कि रेल बजट सामान्य बजट के साथ ही मिलकर प्रस्तुत होगा। गंगवार साहब, एक बात जो आम आदमी जानना चाहता है इस वक्त वो ये कि भाई 30 दिसंबर तक की बात कही थी सरकार ने, और उसके बाद अब क्या बैंक्स और एटीएम पहले की तरह से फिर से कामकाज करना शुरू करेंगे पूरी तरह से? जो पहले जितना पैसा डालना है, निकालना है, जमा करवाना है, ये कब से होने वाला है? आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। ये तो एक अस्थायी फेज थी जब 16 लाख करोड़ के आसपास की मुद्रा को विमुद्रीकृत किया जाएगा, और जो छापने का जो हिसाब किताब है उसकी वजह से समय लगना स्वाभाविक है। और हम पहले भी कह चुके हैं कि प्रिंटिंग इस प्रकार की है कि एक नोट की प्रिंटिंग में 20 से 25 दिन का समय लगता है, तो ये स्वाभाविक है कि असुविधा होगी।
और इस असुविधा के लिए देश की जनता को हम धन्यवाद देंगे। पर जैसा मैं कह रहा हूं, ये अस्थायी फेज है। आने वाले समय में आपको इसमें बदलाव नजर आएगा और सामान्य लेन देन जल्दी ही शुरू हो जाएगा। आज मैं डेट तो नहीं बता सकता, पर मैं इतना ही कह सकता हूं, ये कोई लंबी चलने वाली दिशा नहीं है। आपको स्वतः महसूस होगा कि अब इसमें, अब जैसे आप ध्यान करें, अब बैंकों में लाइन लगना कम हो रहा है, लोगों की समझ में आ रहा है। और जैसे हम लोग एक बात कर रहे थे कि जैसे कैशलेस की बात आ रही थी, तो हमारा मानना यह था कि कैश को लेस करा जाए और उसके हिसाब से काम करें। दुनिया के देशों में लगे, हिंदुस्तान की इकोनॉमी एक सही दिशा में सही ढंग से काम कर रही है और मुझे लगता है इस 50 दिन में इस बात को सही ढंग से लोगों ने लिया और इस काम में हमारा साथ दिया। तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि आने वाले समय में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, आपको लगेगा कि देश और आम आदमी के हित में हो रहे हैं और उसके हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। लाइन की बात सर आपने कही ना, एक आम धारणा जो पिछले 50 दिनों में बनी वो ये थी कि आम आदमी लाइन में लगा, खास आदमी लाइन में नहीं लगा। अब नया साल आ रहा है, वो आम आदमी जो वाकई में 50 दिन बैंक की लाइन में लगा है, वो आपसे एक तोहफा चाहता है। सर, आपकी सरकार या प्रधानमंत्री क्या आम आदमी के लिए कोई तोहफा देने के लिए तैयार हैं इस वक्त? कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश को संबोधित करेंगे और मैं इतना कह सकता हूं कि 2.5 वर्ष बीतने के बाद भी उनकी प्रति लोगों की रुचि बढ़ी है। लोगों को लग रहा है कि प्रधानमंत्री जो कहते हैं उसके हिसाब से काम करते हैं और उसके हिसाब से अमल करते हैं। और देश को एक पहला ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो देश के अंदर भी समस्याओं की चिंता करता है, हर छोटी छोटी बात की चिंता करता है और उसका समाधान भी करता है। ऐसा नहीं कि बोलकर छोड़ दिया, और समाधान अब दिखाई भी दे रहा है। हमारी जो जिम्मेदारी 5 साल बाद लोगों के बीच में जाकर बताने की है, पर 2.5 साल में लोग समझने लगे कि अब इस परिवर्तन के बाद सही अर्थों में लोगों को लगा है कि एक देश में ऐसी जवाबदेह और काम करने वाली सरकार है जिस पर भरोसा किया जा सकता है। सर शेयर बाजार की नजर जो है ना वो उत्तर प्रदेश के चुनाव पर भी है, और मैं आपको काफी अरसों से जानता हूं, आप जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, बरेली से हैं। ये बताइए कि चुनाव में तैयारी क्या है बीजेपी की, आपकी? इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में डिमोनेटाइजेशन की वजह से भी फायदा मिलेगा ना? ये उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य है कि 15 वर्षों से वे लोग सरकार में रहे जो अपने परिवार और धन की चिंता में लगे रहे। दुर्भाग्य है कि इन 15 वर्षों में उत्तर प्रदेश की चिंता नहीं की। मैं इस मंत्रालय में आने से पहले टेक्सटाइल में था। कोई भी उद्योगपति उत्तर प्रदेश के अंदर उद्योग लगाना नहीं चाहता था, विभिन्न वजहों से। उसमें कानून व्यवस्था भी एक मायने रहती थी। अब हम अंदाजा लगा सकते हैं कि देश का सबसे बड़ा राज्य, और इसमें अगर इस दिशा की काम में गति में कमी नजर आए तो फिर देश कैसे तरक्की करेगा। अब लगता यह है कि मैं उत्तर प्रदेश में संपर्क में हूं। उत्तर प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है कि अब केंद्र की सरकार के साथ उत्तर प्रदेश चलेगा, और दोनों सरकारों को, सपा बसपा को देख लिया है लोगों ने। ये अपने स्वार्थ के अलावा प्रदेश की चिंता नहीं कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि अब ये परिवर्तन आने वाले चुनाव में लोगों को निश्चित रूप से एक अच्छी दिशा में दिखाई देगा। लैंडस्लाइड विक्ट्री की तैयारी हो चुकी है यूपी में, ये अभी कहना समझना सही होगा? नहीं, मैं उत्तर प्रदेश के मतदाताओं का पर भरोसा करता हूं। आप ये ध्यान करें, लोकसभा के चुनाव में कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था, और जिस प्रकार से 73 सीटें हमको मिली, ये इस बात का प्रतीक है कि प्रदेश की जनता समय पर सही फैसला लेने का काम करती है। तो निश्चित रूप से अब जवाबदेह सरकार बने, ऐसी सरकार बने जो उत्तर प्रदेश की चिंता कर सके, तो सिवाय भारतीय जनता पार्टी के और कोई दल उत्तर प्रदेश को नजर नहीं आ रहा है। जी सर, आपके मंत्रालय से जुड़ा एक सवाल लेना चाहता हूं, क्योंकि कल देर शाम आरबीआई की तरफ से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट भी आई और वो अब भी कह रहे हैं कि थोड़ा एनपीए बढ़ने का खतरा है सरकारी बैंकों का। और दूसरा जो बड़ा एक मुद्दा है बाजार के लिए, इकोनॉमी के लिए, वो है ब्याज दरों में कटौती का, जो पिछली बार हमने देखा पॉलिसी में गवर्नर साहब ने टाल दिया। आपकी सरकार का क्या मत है, आपका क्या मत है, ब्याज दरों में कितनी कटौती होनी चाहिए यहां से? और दूसरा, ये जो एनपीए की समस्या है, इससे कब तक निजात मिल जाएगी? नहीं, एनपीए की समस्या तो समझ में आता है, और ये मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि अब हर तिमाही का परिणाम उससे समझ में आता है। मेरा मानना है कि आने वाले समय में इसमें सुधार होगा। लोग जो बात कर रहे हैं वो हमारी भी समझ में आ रहा है। मैं स्वयं
उत्तर प्रदेश में कोऑपरेटिव सेटअप से जुड़ा हूं, तो कोऑपरेटिव बैंकों की स्थिति को मैं निकट से देखने का काम किया है। तो मैं इतना ही कह सकता हूं, ये अस्थायी तात्कालिक फेज हो सकता है, इसमें सुधार, और मैं लगता है कि मार्च के बाद आपको लगेगा कि सब परिवर्तन हो रहा है और लोग फिर एक सही ढंग से काम कर रहे हैं, और मार्च की तिमाही में आपको परिणाम में पॉजिटिवनेस नजर आएगी। ऑलराइट, चलिए तो सर इस नोट पर आपसे लेंगे विदा। शुक्रिया आपका और नव वर्ष की आपको ढेरों शुभकामनाएं सीएनबीसी आवाज की तरफ से। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, बने रहिए सीएनबीसी आवाज। जी सर। आपके माध्यम से सभी श्रोताओं के लिए मैं नव वर्ष की शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री पर भरोसा पूरी तरीके से जो किया है उसे बनाए रखें। देश में परिवर्तन और विकास की गति में 21वीं सदी में जो हम लोग देश की कल्पना करते थे, उसी की दिशा में हम लोग जा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर आपका आज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और अपने विचार हमसे शेयर करने के लिए। लेंगे ब्रेक, और ब्रेक के बाद सिट्रस एडवाइजर्स के फाउंडर संजय सिन्हा हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे कि नए साल में उनको क्या लग रहा है, भारतीय बाजारों में कितनी होगी तेजी, कई मुद्दे हैं और कौन से सेक्टर्स हैं जिनमें अच्छी रैली बनेगी, सब पर बात होगी। ब्रेक के बाद 175 अंकों का बड़ा उछाल सेंसेक्स में। निफ्टी 55 अंक मजबूत 8150 के पार, और मिड कैप इंडेक्स में देखिए 1% से ज्यादा की तेजी। और आज तो बैंक निफ्टी ने भी 18150 का आंकड़ा दिखा दिया है आपकी स्क्रीन पर। 1200 शेयर मजबूत और महज 250 शेयर कमजोर। बेहतरीन शुरुआत जनवरी की सीरीज की और बेहतरीन अंत की तैयारी साल 2016 की। भले ही अच्छा न रहा हो, लेकिन 2017 से कितनी उम्मीदें रखी जाए, ये बड़ा सवाल है। जवाब देने के लिए हमारे साथ बाजार के जाने माने दिग्गज और सिट्रस एडवाइजर्स के फाउंडर संजय सिन्हा साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका और नए साल की आपको बहुत बहुत बधाई। अच्छा, उम्मीद की जाए कि 2017 बेहतर होगा सर? जी हाँ, सबसे पहले तो आपको नए साल की एडवांस में बधाई और आपके सारे श्रोताओं को। अगर आप मेरे नजरिए से 2017 को देखें तो मुझे लगता है कि 2017 को हम दो भाग में बांटेंगे। पहला भाग जो पहले 6 महीने का होगा वो शायद बहुत वोलाटाइल हो, और जो दूसरा भाग है वो हमारे ख्याल से फाउंडेशन होगी, जो हम बहुत दिनों से बात कर रहे हैं, दी मदर ऑफ ऑल बुल रन्स, वो शायद सेकेंड हाफ में शुरू होनी चाहिए। मैं ऐसा इसलिए समझ रहा हूं क्योंकि मुझे लग रहा है कि बाजार के सामने 4 मेजर रिस्क हैं, और जब मैं कह रहा हूं कि रिस्क हैं, दीज आर रिस्क नॉट ओनली ऑन द डाउन साइड, दीज आर ऑल्सो रिस्क ऑन द अप साइड। यानी कि अगर ये फैक्टर्स अगर अनुमान से विपरीत निकले तो हो सकता है बाजार का ऊपर का लेवल जो है वो भी टूट जाए और हम दोबारा अपने उस ट्रेजेक्टरी पर आ जाएं जो कि हम 8 नवंबर के पहले थे। सबसे बड़ा रिस्क जो मैं देख रहा हूं बाजार का वो है हमारी क्वार्टरली परफॉर्मेंसेस के अनाउंसमेंट्स का। देखिए, ये जो पिछला तिमाही गया, इसमें से 2 महीने तो डिमोनेटाइजेशन के कारण निकल गए। उम्मीद की जा रही है कि इसका प्रभाव जो कंपनीज के परफॉर्मेंसेस पे है वो काफी नेगेटिव होगा, या फिर उनकी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ही फ्लैट होगी। लेकिन जिस तरह के आंकड़े कल वित्त मंत्री बता रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के, वो और उसको अगर हम साथ में देखें नवंबर के जिस तरह के नंबर्स आए ऑटो सेल्स के, तो उससे ये लग रहा है कि शायद ये जो पहला महीना गुजरा डिमोनेटाइजेशन का, उसका बहुत ज्यादा प्रभाव डिमांड पर नहीं पड़ा। लेकिन दूसरे महीने के आंकड़े जब आने शुरू हो जाएंगे तब हमें थोड़ा बहुत अनुमान लगना शुरू हो जाएगा कि क्या ये जो क्वार्टरली परफॉर्मेंसेज हैं फॉर दी थर्ड क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2017 क्या वो उतने नेगेटिव होंगे। क्योंकि अब हमको ये मान लेना चाहिए कि FY17 की जो अर्निंग्स ग्रोथ है वो शायद फिर फ्लैट ही निकले, और अगर थोड़ा बहुत भी इसमें पॉजिटिव ग्रोथ की संभावना है तो बाजार ऊपर निकल सकता है। तो वो एक पहला फैक्टर है जो मैं समझता हूं कि रिस्क है बोथ ऑन द डाउन साइड एज वेल एज अप साइड। दूसरा रिस्क जो मैं मानता हूं मार्केट के लिए वो है बजट। अगर आप 2016 को रिवाइंड करके देखें तो हमारी जितनी एक्सपेक्टेशंस थी फ्रॉम द मेजर इवेंट, या वो ब्रेक्जिट की हो, या वो ट्रंप के इलेक्शन की हो, या इटली में रेफरेंडम की हो, सारे जो परिणाम निकले वो एक्सपेक्टेशन के विपरीत निकले। अब ये अनुमान किया जा रहा है कि बजट में बहुत सारी टैक्स रिलीफ होंगी, मिडिल क्लास को रिलीफ दिया जाएगा वगैरह वगैरह। मान लीजिए बजट उस एक्सपेक्टेशन पर खरा नहीं उतरा और बहुत ही पॉपुलिस्ट निकला,
तो मेरे ख्याल से वो बाजार के लिए डाउनसाइड रिस्क भी है, और अगर बजट के प्रोविजंस हमारे एक्सपेक्टेशन के बराबर हुए तो बाजार के एक अपसाइड रिस्क भी है। तीसरा फैक्टर जो है वो मैं समझता हूं इंटरेस्ट रेट्स का है, हमारे देश में नहीं बट ग्लोबल, खास करके यूएस इंटरेस्ट रेट्स का, क्योंकि इसका डायरेक्ट प्रभाव हमारे करेंसी पे पड़ता है। एफआईआई की फ्लोज हमारे बाजार में अभी भी एक रोल प्ले करती हैं, और उसका जो डायरेक्शन है वो हमारी करेंसी के वीकनिंग और उसके स्ट्रेंथनिंग पर के कारण भी इन्फ्लुएंस होता है। तो अगर डॉलर मान लीजिए 70 के लेवल को ब्रीच करता है तो वो हमारी श्योरली हमारे मार्केट पे नेगेटिव फ्लोज को जनरेट करेगा। सो इसको मैं तीसरा रिस्क समझता हूं। और चौथा रिस्क जो कि हमारे जस्ट पहले राज्यमंत्री साहब जो कह रहे थे वो है यूपी का इलेक्शन। मुझे लगता है कि डिमोनेटाइजेशन का प्रभाव जो नीचे लेवल के इनकम लेवल के लोग हैं उन्होंने अपने तकलीफों के बावजूद इसको मोदी जी के समर्थन में उनकी कमी को मैंने नहीं देखा। यूपी में जैसा मैं सुन रहा हूं ग्राउंड लेवल पे बीजेपी का समर्थन काफी स्ट्रांग है। तो अगर मान लीजिए यूपी में बीजेपी जीत जाती है तो ये सरकार के लिए एक रेफरेंडम के रूप में देखा जाएगा और बाजार उसको भी पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करेगा। तो ये 4 रिस्क हैं हमारे सामने जो कि मुझे लगता है कि अगले 3 महीने में बाजार को वॉलेटाइल भले रख सकें, लेकिन उसके बाद की जो पीरियड है वहां पर मुझे लगता है, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रिपोर्ट में भी कहा गया है कि डिमोनेटाइजेशन का पॉजिटिव इंपैक्ट जो है वो इकोनॉमी में बिल्कुल आएगा, और मुझे लगता है कि वहां से हमारी जो ट्रेजेक्ट्री है वो बुलिश हो जाएगी। तो सर रिस्क बता दिए, ट्रिगर्स आपने बता दिए, ये बताइए लोग लगाना चाहते हैं पैसा बाजार में, क्योंकि आप देखिए 200 पॉइंट ऊपर है सेंसेक्स, 8,100 को कल जिस तरह से लांगा और आज 8,150 के ऊपर कारोबार हो रहा है। ये बताइए अगर किसी को खरीदारी करनी है तो कौन सा सेक्टर है या फिर थीम है जो अगले साल 2017 में आउट परफॉर्म करेगा मार्केट में? देखिए, मुझे लगता है कि जो सिक्लिकल सेक्टर्स हैं जिन पर कि अभी नियर टर्म में प्रभाव नेगेटिव है, अगर आप 8 नवंबर की बाद की ट्रेजेक्टरी देखें तो बैंकिंग नेगेटिव है, ऑटो नेगेटिव है, इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई गतिविधि नहीं है। मेरे ख्याल से हमें इन्हीं सेक्टर्स को खरीदना चाहिए, बिकॉज इनके प्राइसेस जो हैं अब हमें डिस्काउंट पे मिल रहे हैं, और वो हमें इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि लोगों ने शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से इनमें से अपना मुंह मोड़ लिया है। तो अगर हमें बड़ा गेन पाना है तो मेरे ख्याल से वो आईटी सेक्टर से नहीं मिलेगा, क्योंकि वो आईटी सेक्टर का अगर आप इंडेक्स देखें तो उसका प्रदर्शन 8 नवंबर के बाद पॉजिटिव है। मुझे लगता है बड़ा गेन जो आपको मिलेगा वो इन तरह के सेक्टर्स में मिलेगा, खास करके जो सिक्लिकल्स हैं, क्योंकि बैंकिंग एक जो मेजर इम्पैक्ट उस पर अभी जो हमें दिख रहा है कुछ दिनों से, वो काफी हद तक डिपॉजिट के प्रति जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की डायरेक्टिव थी उससे एक आघात हुआ। फिर अभी एनपीएस के बारे में अटकलें लगाई जा रही हैं, उसका भी नेगेटिव रहा है। लेकिन अगर हमें इकोनॉमी को पॉजिटिव रूप में देखना है तो उसका तो हार्ट है बैंकिंग सेक्टर, तो इसीलिए मैं बहुत बुलिश हूं बैंकिंग पर 2017 के पर्सपेक्टिव से। परफेक्ट सर, बहुत ही बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सीएनबीसी आवाज के लिए आज वक्त निकालने के लिए और अगले साल का आउटलुक हमारे दर्शकों को देने के लिए। डबल सेंचुरी मार चुका है सेंसेक्स और निफ्टी भी 8,175 के दूसरे टारगेट की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। एक और स्टॉक जाते जाते जहां पर एक्शन होता हुआ दिख रहा है, वोखार्ड 3-4% अब मजबूत हो चुका है, इस पर नजर रखिएगा। फिलहाल हम अच्छी मजबूती के साथ बाजार में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। पहला सौदा में आज के लिए इतना ही। बिल्कुल, तो जनवरी सीरीज की हुई है बेहतरीन शुरुआत, लेकिन कमोडिटी बाजार में किस तरह से आपको ट्रेड करना चाहिए तो प्रियंका से बेहतर कौन बता सकता है। जुड़ रही है हमारे साथ छोटे से ब्रेक के बाद और आपके तमाम सवालों के जवाब भी देंगी वो। चलिए फिलहाल हम दोनों को दीजिए इजाजत, नमस्कार।